বিরক্ত হচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, সুমিতকে একটু ঢুকে দিয়ে আনো। সুমিত রাগ করিস তো? বিশ্ব গুড, বিশ্ব গুড মর্নিং। গুড মর্নিং দাদা। গুড মর্নিং। দাদা সিম্ফনিতে কিন্তু প্রতিদিন দেয় 1%, 2%, 1.5% করে দিচ্ছে প্রতিদিন। তুই কামাচ্ছিস তো ব্যাস, আমাকে মিষ্টি হ্যাঁ, খাই দিতে পারে। সিম্ফনি কেন? 8% পেয়ে গেছে। সিম্ফনি শুধু একা দিচ্ছে, ইনফোসিস দিচ্ছে না? তোরা তো মানে কিনিস নি। বলছি তো অল্প দিচ্ছে, কিন্তু সিম্ফনিতে আমি প্রায় এই 10% এর কাছাকাছি পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, সিম্ফনি, ইনফোসিস, আদানি স্টক। হ্যাঁ, আমি তোদেরকে কত ভালো ভালো স্টক রিসেন্টলি ক্লাস করতে করতে র্যান্ডামলি বলেছি। তোরা যদি শুনেছিস ভালোই গুড় খাচ্ছিস, আর যদি না শুনেছিস তাহলে আমার কিছু বলার নেই। এমনকি পেটিএম, পেটিএম দেখেছিস কোথায় গেছে? হ্যাঁ, পেটিএম বারবার বলেছি, পেটিএম। পেটিএম, পেটিএম এখন নিচ্ছি না, ও এখন নেবো না। এখন এখন কেন নিবি? আমি তো বলেছিলাম যখন পেটিএম 600 চলছিল, ক্লাসেই বলেছি, তখন বলিনি? অত ক্যাশ ছিল না। এটা কথা না, আমি বলছি যখন 600-তে চলছিল আমি তখনও বলেছি কি পেটিএম এ কিন্তু ক্রিয়েট করছে, মানে বাইং যখন ক্রিয়েট হচ্ছে। হুম, তোরা কিন্তু পেটিএম এর লস লস, আমি পেটিএম প্রফিট, পেটিএম এর রিসেন্টলি রেভিনিউ জেনারেট বেড়েছে না, রেভিনিউ জেনারেশনটা বেড়েছে, তো সেটা একটু মার্কেটে আপডেট হয়েছে, আর ওদের একটু মার্কেট স্ট্রাকচারটা ডেভেলপ হয়েছে, তো চান্সেস বলছে কি 2025-এর মধ্যে নাকি পেটিএম প্রফিটেবল হয়ে যাবে। তো এই অবজেক্টিভে নাকি পেটিএম রিসেন্টলি 850-এর কাছাকাছি চলে গেছে, 600 থেকে 850 ক্লাসের মধ্যেই হলো, এই 2 মাসের মধ্যেই হয়ে গেছে। अच्छा चलो, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सर, इक्विटी डेरिवेटिव। और इक्विटी डेरिवेटिव में आज क्या चर्चा होगा? चलो सर, हम लोग एक्चुअली ग्रीक में बात कर रहे हैं। निफ्टी कहाँ है सर, थोड़ा देख लो, कहाँ है भाई निफ्टी? 18,700। अरे वाह, अरे देखो, ये कल, कल नहीं, आई थिंक ये आपका 14th, ये कब का डेट है? 9 जून। 9 जून, 9 जून को देखो एक ये क्रिएट हुआ था ना, 9 जून को, 9 जून को एक बहुत ही सुंदर सा हरामी क्रिएट हुआ था। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये सिचुएशंस बहुत गजब का। आई थिंक आप लोगों ने से काफी लोगों ने इस पॉइंट पे ट्रेड भी लिए। आई थिंक पीयूष मुझे बता रहा था। हाँ सर, देखो एकदम क्या सुंदर सा कैंडल बना है, ये सब कैंडल ना बड़ा मजा आता है, प्योर कैंडल। রেট হবে। हाँ बोलो। রেটটাতে নিয়েছিলাম ওই हाँ 8 তারিখ 9 তারিখে। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ, ये इसी से ठीक है, जैसे हरामी बना है, जैसे सर पुलिस हरामी ना सर, पुलिस हरामी, ये हरामी पैटर्न देखो आप लोगों को, एक शॉर्ट टर्म गेम दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। পরেরটা মারুবু কম। फॉरेन ये वाला, ये हल्का मारुको जो है, इसका कैंडल थोड़ा सा बड़ा है, नॉट एग्जैक्टली इसको, उसको तुम नॉर्मली सोच सकते हो, बट बेसिकली ये जो ग्रोथ यहाँ पर हुआ है, ये जो ग्रोथ यहाँ पर हुआ है, ये जो रेड ग्रीन कैंडल दिया है, इसके पीछे मेन रीजन यही पर था, बिकॉज ये जो मार्केट प्रीवियस ट्रेंड में डाउन ट्रेंड हुआ था, उसके बाद पहला कैंडल मार्केट को और बियरिश बनाया था, और फिर सेकेंड कैंडल छोटा सा, जैसे माँ के पेट में बच्चा, हरामी माने बेसिकली क्या सर, प्रेग्नेंट वोमेन इन जापानीज लैंग्वेज है ना, जापानीज लैंग्वेज में ये सब जापानीज कैंडल स्टिक्स हैं, और इन जापानीज पैटर्न हरामी का मतलब होता है ओल्ड जापानी टर्म, ठीक है, जैसे हमारे देश में भी कुछ पुराने ओल्ड टर्म होते हैं ना, वैसे ही ओल्ड जापानी टर्म है, इसमें हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन। और ये देखो सर, जैसे माँ के पेट में बच्चा जैसे होते हैं, कुछ इसी तरह का, और ये पैटर्न बार बार देखा आपने, ऐसा एक बार नहीं, जैसे यहाँ पर भी आप देखो, ये देखो हरामी। इसके बाद देखो मार्केट में आप मार्केट मौका देता रहता है सर, डिपेंड करता है कि आप लोग मार्केट का ये सब मौका को आइडेंटिफाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, है ना? आपको ट्रेड कहाँ लेना था? आपको ट्रेड यहाँ नहीं लेना था, आपको ट्रेड लेना था यहाँ, ठीक है, जब आपने देखा कि हरामी बना है, आप यहाँ ट्रेड लो, है ना, इस पॉइंट में ट्रेड लो, तो ये इधर का गेन कर लोगे। इसमें आप ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो, इसमें आप थीटा, 24 থেকে 26-এর মধ্যে এঙ্গেলফিং হবে। 24 থেকে 26-এ ইঙ্গলফিং, 24 থেকে 26-এ এটা
हाँ करेक्ट है। प्रॉपरली पैटर्न टाइप होना चाहिए। हाँ बोलते परिस एकदम कॉपी बुक नहीं, हाँ कॉपी बुक नहीं हुआ है बट हुआ শ্যাডোটা তো বেরিয়ে গেছে। है। शैडो बाहर रहने से तुम लोग उसको क्वांटिफाइबल कर सकते हो। शैडो बाहर रहने से অনেকটাই বেরিয়ে বাইরে আছে, ওই জন্য বললাম। ना, इट्स ओके बट बेसिकली देखो टेक्निकल एनालिसिस हमें ये भी बताते हैं ना कि बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। तो यू कैन से इट्स, अब बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेन बॉडी को ही लिया जाता है। शैडो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बिकॉज वो अपर और लोअर पॉइंट को डिनोट करता है ना। शैडो अपर और लोअर पॉइंट को डिनोट करता है बट मेन है कि वॉल्यूम एरिया जो आपका कैंडल का बॉडी आपको डिनोट कराता है। तो कैंडल का बॉडी वाइज देखोगे तो ये आपका बुलिश इंगल्फिंग बना है, ठीक है। बट हाँ एकदम कॉपी बुक जैसा नहीं लग रहा है, आई अंडरस्टैंड, मैंने एकदम देख के जैसे लगे ना ललचा लपलपा वैसा नहीं लगा बट फिर भी चलेगा सर, चलेगा, ठीक है सर। मैं तो जस्ट देखा। हाँ ये वैसे 70-30% बोला ही है। हाँ हाँ बोला जाए, 20% निश्चय बोला जाए बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा अप्रोच है सर। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो और क्वांटिफाइबल रहो। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटीज रखोगे ना, ठीक है, अच्छा है सर, ज्यादा ढीठ नहीं होना है। ढीठ समझते हो, ढीठ माने एकदम अपने आप को कांस्टेंट नहीं करना है मार्केट में। ज्यादा कांस्टेंट करना भी बहुत चिंता का विषय हो सकता है। बट हाँ सबका अपना अपना टेक्निक है। माने मैं ये नहीं कहता कि जो आप लोग को मतलब मानो कि मैं कुछ बोल दिया तो उसी को मानना है, नॉट रियली दैट। आप अपना भी अपना एनालिसिस बना सकते हो। देखो सर कोच, मैंने मैं आपको अगर स्पोर्ट्स वाइज बताऊं, कोच अपना एक पैटर्न बताते हैं अपने प्लेयर को, है ना। जो कोच होते हैं चाहे क्रिकेट कोच हो या फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स, कोच अपना एक पैटर्न बताते कि भाई तुम इस बॉल को ऐसे खेलना, उस बॉल को ऐसे मारना। बट अल्टीमेटली जो प्लेयर होता है ना वो अपना ही टेक्निक यूज करता है खेलने के टाइम पे। हाँ कोच का बात दिमाग में जरूर रखता है बट फिर भी टेक्निक अपना ही यूज करता है। शायद कोच जिस बॉल को छोड़ने बोलता है बैट्समैन उसी बॉल को चार छक्का लगा देता है ना। तो नॉट नेसेसरी कि आप हर एक बात को एकदम एग्जैक्टली फॉलो करो। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को अपने हिसाब से डेवलप किए हो ना सर, तो उसके ऊपर बेस करके भी ना आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि सर ने क्लास में बोला था ऐसा ही करना है, तो नॉट नेसेसरी। हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फॉलो करो पर धीरे धीरे अपना खुद का भी मतलब एक अलग ही लेवल का नॉलेज डेवलप हो जाएगा। अच्छा सर हम लोग ना इसमें बात करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस ग्रीक में। और ऑप्शन ग्रीक में ना ऑलरेडी मैंने, अच्छा आप लोगों ने ग्रुप में शेयर नहीं किया कोई अभी भी कैलकुलेशन वोलेटिलिटी का कैलकुलेशन जो एक्सेल सीट में मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। अभी तक मेरे को किसी का भी डेटा देखने को नहीं मिला ग्रुप में। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग करोगे और ग्रुप में शेयर करोगे सर। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ था सर, ये जो मार्केट का डेली वोलेटिलिटी होता है और एक एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी होता है और इसके साथ साथ आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी देखने को मिलता है ना। माने डेली वोलेटिलिटी से मार्केट कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव जा सकता है, माने कितना अप साइड में और कितना डाउन साइड में जा सकता है। प्रोबेबल बाउंड रेंज बाउंड सर, माने निफ्टी निफ्टी का अगर आप डेली वोलेटिलिटी देख लेते हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी मोटा मोटी किस रेंज में, किस रेंज से किस रेंज के बीच में हो सकता है। साथ में अगर आप एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी देखते हो इसमें अभी आपको ना पता लग जाएगा कि निफ्टी मोटा मोटी अगर आप साइड में रहेगा, ऑब्वियसली सर आप साइड में रहने का कुछ पैरामीटर होते हैं, डाउन में जाने का भी कुछ पैरामीटर होते हैं। और आप लोगों को पता है सर कि ये सब पैरामीटर के पीछे टेक्निकल रीजंस हैं, है ना, फंडामेंटल रीजंस है, इकोनॉमिक रीजंस है, तब जाके मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो टेक्निकल हो या फंडामेंटल, बट एक चीज आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी तो करना है कि अगर आप होगा मार्केट तो कितना आप होगा डेली बेसिस में। एनुअलाइज सिस्टम पे भी मैक्सिमम कितना अप और कितना डाउन जा सकता है। जैसे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। से फॉर एग्जांपल एक फैक्ट शीट चाहिए मुझे म्यूचुअल फंड कंपनीज का। चलो ये पराग पारिक का रहता ही है मेरे पास, तो मैं उसी से दिखा देता हूँ।
सर आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में तो सभी कोई सुना होगा, हाँ सुना है कि नहीं सुना है? अरे मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करूंगा। म्यूचुअल फंड का अलग लेवल का ही पढ़ाई होता है। जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कर रहे हो क्लास लेके या फिर पहले भी किए हो, उनको थोड़ा सा इजी लग जाएगा बात। बट जो लोग अभी भी, इसका भी एनआईएसएम होता है सर, इसका भी स्टॉक मार्केट का एग्जाम होता है, एनआईएसएम 5 है, ठीक है। आप लोग आगे आगे इसको भी क्लियर करने के बारे में सोच सकते हो। बहुत लोग रेडी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने पास भी कर लिया। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे इस कंपनी का नाम है पराग पारेख म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब पराग पारेख भी एक बहुत फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये क्या करता है? पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक से पैसा लेता है, यानी पब्लिक को क्या बोलता है कि भाई आप एसआईपी करो हमारे साथ, आप हमारे फंड में एक एनुअल अमाउंट जमा करो, एक मंथली अमाउंट जमा करो, एक क्वार्टरली अमाउंट जमा करो, एक वन टाइम पेमेंट करो, मैं आपको बाद में इतना रिटर्न प्रोवाइड करूंगा, ऐसा वादा करता है। वादा माने क्या? साथ में ये भी बोल देता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। हाँ म्यूचुअल फंड सही है, टीवी में ऐड आप लोग सभी कोई देखते हो, और साथ में ये भी बोल देता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जस्ट मैं आपको एक नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी ना इक्विटी एनालिसिस के ऊपर बहुत जोर देता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का इनकम करने का जगह बहुत सारा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्विटी इज देयर, डेब्ट इज ऑल्सो देयर। तो डेब्ट थोड़ा सा रिस्क फ्री है ना, मैंने रिस्क फ्री नहीं बोलना चाहिए, बट कॉम्पेरेटिवली रिस्क लो है डेब्ट। क्यों? क्योंकि डेब्ट का रिटर्न मिल जाता है। मैंने कंपनी क्या करेगा, आपका पैसा किसी कंपनी के डिवेंचर में डाल देगा, किसी को लोन दे देगा, तो इसमें क्या होगा, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, 6% 7% रिटर्न गारंटीड है, ठीक है। 6% 7%, मैक्स टू मैक्स 8% भी आपको मिल जाएगा, ये गारंटी दे देता है। मतलब जैसे कि बैंक वाले भी देते हैं ना, वैसा वो भी गारंटी दे देगा। बट अगर आपको हायर रिटर्न गेन करना है तो इक्विटी रिटर्न से ही मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा, हमारा पैसा, जो पूल वो रेडी करता है पैसा का, उस पैसे को लेके वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है ना। और कुछ पैसा तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग फंड होता है, मैं ज्यादा डिटेल्स में तो अभी नहीं जा सकता। जैसे इक्विटी बेस्ड फंड होता है, डेब्ट बेस्ड फंड होता है, ठीक है, हाइब्रिड फंड होता है, बहुत सारी चीजें। बट मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विटी एंड डेब्ट, ठीक है। अब जिस फंड में इक्विटी ज्यादा और डेब्ट कम, ठीक है, उसको इक्विटी फंड बोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को अभी वोलेटिलिटी के बारे में बता रहा हूँ ना सर, ये वोलेटिलिटी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है देखो। जैसे ये फंड देखो सर, ये आपका एक फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप माने बेसिकली इक्विटी फंड, ठीक है। ये देखो लिखा है ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये देखो आपका पैसा कहाँ कहाँ डाला है, लार्ज कैप फंड में, मिड कैप फंड में, स्मॉल कैप में। मैंने जिसका मतलब लार्ज कैप मैंने बड़ा कंपनी इन सिंपल। দাদা हाँ बोलो बोलो। বলছি কি ফ্লেক্সি ক্যাপ মানে ওই লার্জ মিডিয়াম সব রকমে ইনভেস্ট করবে দাদা, ফ্লেক্সি हाँ ক্যাপ हाँ বলে তাই यस তো? यस यस एग्जैक्टली, ठीक है। फ्लेक्सी कैप मैंने आपका पैसा बड़े कंपनी में भी जाएगा। मैं सिंपल सिंपलीफाइड में ज्यादा अभी देखो म्यूचुअल फंड का जो अंदर का बात है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं जस्ट एक नॉर्मल आम आदमी की तरह, लेमैन की तरह समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल मतलब लार्ज कंपनी माने बिग कंपनीज, मिड कैप माने जिसका कैपिटल थोड़ा सा कम है, लार्ज से लार्ज नहीं है, और स्मॉल कैप कंपनी जो थोड़ा और स्मॉल कैपिटल में मार्केट में है। तो ऐसे अलग अलग बिजनेस में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। बट ये मेनली एक इक्विटी बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला फंड है, ठीक है। इसका कहाँ पता चलता है जानते हो? जब भी आप किसी कंपनी का पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर देखते हो, ठीक है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। ये देखो कोर इक्विटी क्या लिखा है, कोर इक्विटी। अब कोर इक्विटी के अंदर आप देखो यहाँ पर ये जो फंड है, इसमें आपका सारा, जैसे ये एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट है, आईटीसी लिमिटेड में है, बजाज होल्डिंग में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, एसीएल टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, हीरो मोटर, इंडियन एनर्जी, सेंट्रल डिपोजिटरी सीडीएसएल, मोतीलाल ओसवाल, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जाइडस लाइफ साइंस मैंने ये फार्मा, सन फार्मा, एनएमडीसी, डॉक्टर रेड्डी, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, आईपीसीएल लैबोरेटरी, सिप्ला, आईसीआरए, ओराकल, आईटी सॉफ्टवेयर में, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट में, एनएमडीसी स्टील, महाराष्ट्र स्कूटर्स, ऐसा कंपनीज में इनका पूरा फंड है। और जो टोटल पैसा है इनके पास उसका 66.71 माने 67% फंड इक्विटी में है। तो इसको हम लोग इक्विटी फंड बोलेंगे। बाकी पैसा कहाँ है सर? सर बाकी पैसा डेब्ट में थोड़ा सा है, ठीक है। थोड़ा सिक्योरिटी भी चाहिए होता है ना लोगों को, इस सारा पैसा तो रिस्क में ना डालो, तो कुछ पैसा डेब्ट फंड में भी दे दिया। जैसे कि ये देखो
डेप्ट फंड में इतना इतना परसेंटेज है। लुक एट सर, ये देखो, डेप्ट एट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, माने डेप्ट माने लोन, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक को लोन दिया, आईसीआईसीआई बैंक को लोन दिया, एक्सिस बैंक को लोन दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन दिया, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बता रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक को लोन दिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नाबार्ड को लोन दिया, मोटा मोटी टोटल फंड का 4.48%, ठीक है। और कुछ फॉरेन मार्केट में भी है सर, 16% फॉरेन कंपनी का शेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, अल्फा माने गूगल का है, अमेजन का भी है, मेटा माने फेसबुक का है, और सुजुकी का भी है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको कि जब कोई कंपनी कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है ना, तो वो ना एक बेंचमार्क सेट करता है। क्या सेट करता है सर? बेंचमार्क, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि बेंचमार्क क्या है। मैं क्यों अचानक से म्यूचुअल फंड में आ गया, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। लुक एट सर, आप यहाँ पर देखो, बीटा यहाँ पर है ना, जो बीटा हम लोग अभी ग्रीक में स्टॉक मार्केट में भी सीखा है। स्टैंडर्ड डेविएशंस भी इधर है, देखो। ये सारा डेटा जो आप लोग इक्विटी मार्केट में सीख रहे हो ना, ऐसे सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलेगा। और एक जो जिसके लिए मैं मेनली बोला, दैट इज बेंचमार्क। बेंचमार्क का क्या कॉन्सेप्ट है? हर एक म्यूचुअल फंड कंपनीज ये सोच के आते हैं कि निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। निफ्टी नॉर्मली बेंचमार्क होते हैं कि अगर निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर लिया माने फंड बहुत अच्छा है। ये ऐसा मार्केट का सोच है सर। मार्केट ऐसा सोचता है कि अगर निफ्टी से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, दैट मीन्स वी आर इन अ गुड ट्रैक, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये फंड जो है, ये एक साल में निफ्टी से अगर मैं जब से आया है तब से देखो, मैंने 2013 से फंड चल रहा है। निफ्टी 500 इसका হ্যালো, টিয়ার 1। हाँ बोल, क्या हुआ? বলছি ফ্লেক্সি ক্যাপে তো তোমার বেঞ্চমার্ক পার্সোনালি কিছু নেই, যেটা তোমার স্মল ক্যাপে রয়েছে, লার্জ ক্যাপে আছে। কারণ হচ্ছে কি, যে এটা আমেরিকান মার্কেটেও ইনভেস্ট করে, তার জন্যই তো সেবি বন্ধ করে দিয়েছে, আরবিআই থেকে সেবি থেকে রেস্ট্রিকশন লাগিয়ে দিয়েছিল না, এটার জন্যই প্রবলেম হয়েছিল, হিউজ नहीं পরিমাণ नहीं, বাল্কে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट एक नॉर्मल बेंचमार्क कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑलवेज ये ट्राई करता है कि एटलीस्ट मार्केट में जो निफ्टी रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, आपको उससे ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। अब बस वही चीज आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब सेबी कुछ रूल्स लगा लेता है, नहीं लगा लेता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट ये रिसेंट 2023 का ही डेटा है। मैं आप लोगों को बस वही चीज समझा रहा हूँ कि ये बेंचमार्क क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जब एक फंड मार्केट में अपना पैसा लगाता है ना, तो उसका एक ही दिमाग में चलता है कि निफ्टी कितना डेविएट करेगा। मेरा ज्यादा कुछ नहीं बोलना है आपको, मैं बस आपको वही बताना चाहता हूँ कि निफ्टी कितना डेविएट करेगा। क्या निफ्टी पॉजिटिव जाएगा, क्या निफ्टी नेगेटिव जाएगा, ये फंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फरवरी 28 2022 से लेके फरवरी 28 2023 में अगर आप देखोगे, ये जो स्कीम है ये 2.30% रिटर्न दिया है, लेकिन निफ्टी 2.58% रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि निफ्टी से एक साल का परफॉर्मेंस फंड का खराब है, मैंने उससे अच्छा निफ्टी में परफॉर्मेंस हुआ है सर। निफ्टी 50 इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये एक जस्ट कंपैरिजन है। अगर आप 3 साल के हिसाब से आपका ये फंड जो है ये बेहतर परफॉर्म किया है, 22% रिटर्न जनरेट किया है कंपेयर टू निफ्टी 500 एज वेल एज निफ्टी 50। अगर आप 5 साल के हिसाब से देखोगे, तो भी आपका फंड बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी 500 एज वेल एज निफ्टी 50, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर? ये निफ्टी कितना डेविएट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके ही तो आपका कंपैरिजन हो रहा है। मैं बस यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा था कि मार्केट के वोलेटिलिटी के बारे में, चाहे वो दिन का वोलेटिलिटी हो या फिर एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी हो, इस वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होता है कि भाई निफ्टी कितना वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। मैंने मेरा पैसा, अगर मैं आज 1000 टका मार्केट में देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आज 1 लाख मार्केट में देता हूँ, तो मेरा ये 1 लाख पॉजिटिव कितना जा सकता है, नेगेटिव कितना जा सकता है, ऑल डिपेंड ऑन द निफ्टी, है ना, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक কি তাই তো নাকি রে? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? মানে ভোলাটিলিটি কিভাবে আমাদেরকে हेल्प করতে পারে। हेलो सर, बोलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? হ্যাঁ স্যার। ओके।
अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ना वोलेटिलिटी कैलकुलेशन किस तरह से एक्सेल सीट के थ्रू से करना है ये टॉपिक में डिस्कशंस कर लिया था। बट सर आज ना वोलेटिलिटी के ऊपर एक अनदर स्टैटिस्टिकल मेथड है। ये जो चीज अभी चल रहा है ना सर, ये बेसिकली मैं आप लोगों को अभी जो चीज बता रहा हूँ ये एक्चुअली क्या है बोलो तो। एक सेकेंड। एक सेकेंड थोड़ा सा। एक सेकेंड थोड़ा नोट्स में कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ दूसरा नोट ले लिया मैंने। अच्छा ठीक है चलो, यहीं से कर सकते हैं, ऑनलाइन से ही कर लेते हैं। चलो। अच्छा तो बेसिकली सॉरी सर थोड़ा सा नोट में नोट गलत ले लिया। अच्छा तो जो जो बात मैं एक्चुअली कर रहा था कि ये जो वोलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, अब उसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने का कोशिश करूँ, मैंने सिंप्लीफाइड नहीं बोलेंगे, इसको और एनालिसिस करना है। ठीक है, वोलेटिलिटी का और भी पैटर्न होता है। मैंने इतना तो समझ में आ गया कि भाई मार्केट डेली बेसिस में कितना फ्लक्चुएट करेगा या वोलेटाइल हो सकता है, कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। एनुअलाइज्ड में आप एनुअल लेवल में निफ्टी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितना ज्यादा अप एंड डाउन हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर और कंटिन्यूएशन में सोचा जाए तो आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने डेविएशन से वोलेटिलिटी का पता चला। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है सर, वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर अनदर स्टैटिस्टिक्स आप लोग बचपन में किए हो सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन किया है किसी ने? अगर किया है तो हाँ बताइए। क्या आप लोगों ने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स है ये बचपन में पढ़ाया जाता है सर, स्कूल लेवल में भी होता है। अगर किसी ने स्कूल लेवल में ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो मे बी कॉलेज लेवल में पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो भूल गए होंगे कि क्यों पढ़े थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसो ऐसे करके बोलते हैं, पॉइसो डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कोई बोलते हैं पॉइजो ऐसे भी बोलते हैं। नहीं किया किसी ने? अरे चलो सर, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके सर। तो सर अनदर क्वांटिटेटिव टेक्निक, जैसे ये सब टेक्निक जो अभी बोल रहा हूँ ना सर, ये फंडामेंटल टेक्निकल से हटके है। ठीक है, यानी ये फंडामेंटल टेक्निकल भी प्रॉपरली इधर काम नहीं करता, ये क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल एनालिसिस है। ठीक है, जहां पर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सब का यूज हो रहा है, जिसको बेसिकली ग्रीक
ऑप्शन ग्रीक भी तो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है ना, तो ग्रीक उसी को बेसिस में अपने आप को डेवलप किया है। तो व्हाट इज द वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जानोगे तो मन खुश हो जाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने अभी अभी क्या कवर किया कि निफ्टी इज लाइकली टू ट्रेड गिवन दैट वी नो इट्स एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी। मैंने एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी से ये पता लग जाता है कि भाई निफ्टी एक साल में मोटा मोटी इतना वोलेटाइल हो सकता है। जैसे अगर मैं एक साल का निफ्टी का ग्राफिकल एरिया को कंसोलिडेट करूं तो भी आपको दिख जाएगा। हाँ सर, अगर आप एक सिंपल एवरेज लाइन भी यहाँ पर पुट करोगे, एक ऐसे में लाइन पुट करो सर, सर क्या ये एक साल का डेटा है यहाँ पर? हाँ 22, ये 22 रहा, 22 से लेके अभी तक का। जस्ट मैंने इसको थोड़ा कंसोलिडेट इसलिए किया ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। कलर चेंज किया जा सकता है क्या? कलर 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 चेंज तो होता है, देख लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कलर नहीं दिखा। স্টাইলে গিয়েছে কোথায় স্টাইল? স্টাইল স্টাইলটা কোথায়? এখানে পাচ্ছি না দেখতে। ওখানেই ছিল তো সেটিংসে যান ওই ইয়েসানে তো स्टाइल इसको थोड़ा सा मैं कौन सा कलर लूँ? ब्लू। ठीक है, अब देखो सर, ये एवरेज लाइन है, ठीक है, कि निफ्टी लास्ट एक साल में अपने एवरेज लाइन जो है सर, वो एवरेज लाइन के ऊपर डिपेंड करके कितना फ्लक्चुएट हुआ है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? या फिर अगर आप 2023 के स्टार्टिंग से ही अगर आप देखोगे लास्ट 6 मंथ्स या लास्ट 4-5 मंथ्स में निफ्टी इस एरिया में था, ठीक है, ये आपका जो मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, तो कभी निफ्टी एवरेज के ऊपर है, कभी निफ्टी एवरेज के नीचे है। लेकिन क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं वोलेटिलिटी का, वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है सर। अब मैं आपको कैलकुलेशन वाइज दिखा, यहाँ पर मैं ग्राफिकली पुट कर कि निफ्टी मोटा मोटी अपने एवरेज से कभी थोड़ा सा अपर लेवल में है, कभी थोड़ा सा लोअर लेवल में है, बट ये होता है सर, ये होता है और होगा ही होगा। और क्यों होगा, इसका रीजन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पता चलेगा। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट सर। ये जो अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो घुमा फिरना होता है ना वोलेटिलिटी, ये होना ही होना है। जैसे वो एक गाना है ना हिंदी में, प्यार तो होना ही था, हाँ, वैसा ही चाहे शादी से पहले हो, मैंने जो लोग लव मैरिज करते हैं वो शादी से पहले प्यार करते हैं, बाद में झगड़ा करते हैं, फिर प्यार भी करते हैं। और जिनका अरेंज मैरिज होते हैं वो पहली बार मिलते हैं अरेंज के टाइम पे, बाद में प्यार होता है सर। होगा ही होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सर, क्या बात कर रहे हो? ये सर इट्स जस्ट एक एनालिसिस है। अब आप ये चीज स्टॉक मार्केट में देखो, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये चीज आपको मैं अभी बताता हूँ। तो एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी निफ्टी हो या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, we arrived at an upper and lower end range for Nifty and even concluded that Nifty is likely to trade within the calculated range. तो concept is what कि निफ्टी अपना एक कैलकुलेटेड रेंज के अंदर घुमा फिरा करेगा। अगर आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, आपके लिए थोड़ा सुविधा हो जाता है कि मुझे पता है कि भाई निफ्टी अगर ये लाइन है, ऐसे इतना सीधा तो नहीं होता, निफ्टी यहाँ से कितना अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। ये आपको एक हेल्प तो करेगा कि भाई इतना मैक्सिमम इतना मिनिमम, ओके। तो निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी हो सकता है या फिर कोई स्टॉक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये तो दिमाग में फिक्स कर सकते हो ना कि भाई मेरा अप एंड डाउन इतना होगा, जो आपको मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशन लेने में, इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प तो करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, अगर आपको रेंज बाउंड पता लग जाता है, या ये इन्वेस्टर को, ट्रेडर को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? प्लीज चल। हाँ सर, अरे कुछ तो बताओ, हाँ या ना? करेगा ना, ठीक है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर निफ्टी अपने अपर बाउंड से, मैंने अपर लेवल को छोड़ के निकल गया तो
या लोअर बाउंड को, माने ये जो लोअर लिमिट है डाउन लाइन, लोअर लिमिट को छोड़ के निकल गया तो कितना चांसेस है इसका, ये चीज अभी आपको पता चलेगा। बट हाउ श्योर आर वी अबाउट दिस, कि कितना मेरा रेंज में रहेगा मार्केट प्राइस मूवमेंट, इसका गारंटी क्या है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी वुड ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज? क्या अपर बाउंड को भी क्रॉस करके निफ्टी चले जाए, कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इफ यस, then what is the probability that it will trade outside the range, and what is the probability that Nifty will trade within the range? If there is an outside range, then what are its value? अगर outside range में चला जाएगा, upper bound हो या lower bound, तो value क्या रहेगा? Finding answer to these questions are very important for several reasons. If not for anything, it will lay down a very basic foundation to a quantitative approach to the market, which is very different from the regular fundamental and technical analysis thought process. बात समझ में आया सर? ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल एंड फंडामेंटल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह का बात नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं सर? इसको क्वांटिटेटिव माने मैथमेटिकल एनालिसिस कह सकते हो आप। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है इसको बोलते हैं रैंडम वॉक, ठीक है? सब रैंडम वॉक क्या है सर? आप लोगों ने कभी ये चीज देखा है, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं सर गैल्टन बोर्ड। कभी बचपन में स्कूल लेवल में खेला है आप लोगों ने? मैंने खेला सर, ये मेरे पास एक खिलौना था, ये एक कैसे होते हैं, इसका एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा कि वो ऊपर से बॉल डाला जाता है और पिन लगा रहता है, ठीक है? आजकल ये सब मोबाइल में भी ये सब गेम दिखता है, ठीक है? मोबाइल में भी ये सब गेम होता है, इसको गैल्टन बोर्ड गेम बोलते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सर 2 मिनट का, आप प्लीज इस वीडियो को देखो। क्या वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, अब वीडियो को देखो सर। देखो सर, ये बंदा अपना कुछ बॉल है जो इस बोर्ड के ऊपर डाल रहा है, ठीक है? बोर्ड के ऊपर डाल रहा है और ये देख रहा है कि क्या कितना चांसेस है कि बॉल कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? बॉल एक ही जगह से डाला जा रहा है सर, लेकिन बॉल ये सारे पॉइंट्स में, ये सारा जो बक्सा बना हुआ है इधर जाके कंसंट्रेट करेगा। बॉल यहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है? बॉल यहाँ से डाल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो अभी ये पाइप लगा दिया, अब इसके ऊपर से करेगा, ठीक है? इसके ऊपर से करेगा। अब देखो सर, बॉल डाल रहे हैं, ठीक है? अभी 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, आप लोग जस्ट फॉलो करो क्या हो रहा है। लुक एट सर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सबाई देखते পাচ্ছে ভিডিওটা? हाँ सर। देख, बॉल तो ऊपर से डाला, लेकिन सबसे ज्यादा बॉल किधर कंसंट्रेट हुआ? सबसे ज्यादा बॉल कंसंट्रेशन किधर हुआ? मिडिल में ना? साइड में कंसंट्रेशन लो है। ये देखो सर, इसको बोलते हैं बेल कार्व। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेल कार्व। ये स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है? कोई बात नहीं सर, अगर भूल गए कोई बात नहीं, याद आ गया होगा। अब ये जो बेल कार्व है ना, ये दुनिया के हर चीज में देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बोला ना कि ये कॉन्सेप्ट आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ह्यूमन हाइट में देखने को मिलेगा, वेदर में देखने को मिलेगा, शू के साइज में देखने को मिलेगा, ठीक है? इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो सर? चलो, वीडियो कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया सर वीडियो क्या था। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये वीडियो के बेसिस में ही इस गैल्टन बोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है? अभी गैल्टन ने बेसिकली इसी चीज को डेवलप किया था। तो यहाँ पर बॉल डाला जा रहा है, पिन है अलग अलग, तो बॉल कभी लेफ्ट में जाते हैं कभी राइट में जाते हैं, बट चांसेस इज वेरी हाई कि मिडिल में ही ज्यादा बॉल जमा हो और साइड में बॉल कम जमा हो, ठीक है? ये चांसेस ज्यादा होता है सर, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी को कहते हैं रैंडम वॉक। क्यों बोला गया? बिकॉज एक बार बॉल जब आप छोड़ देते हो, ठीक है, एक बार जब बॉल यहाँ से टपका जा रहा है, इसके बाद बॉल पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ये नेचुरल वे में जमा होता है, ये नेचुरल वे में जमा होता है।
और मजा का बात ये है सर, ये जो नेचुरल वे में जमा हो रहा है और ये जो कार्ब बना रहा है, ठीक है, ये जो बेल कार्ब बोलते हैं इसको, ये जो बेल कार्ब बना रहा है ये नेचुरली बनता है। और मजा का बात यही है सर, ये नेचुरल जो बेल कार्ब बन रहा है ना, कि मैक्सिमम बॉल का कंसंट्रेशन मिडिल एरिया में और साइड में थोड़ा सा थीन हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी चीज में देखो सर, किसी भी चीज में। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको ये, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी चीजें, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग और कहाँ कहाँ देख सकते हो? मैंने क्या सिर्फ गैल्टन बोर्ड में दिखाई देता है? नहीं सर, इट्स अ नेचुरल थिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कुछ एडल्ट को एक जगह में जमा करो, ठीक है, मैंने कुछ बड़े लोगों को जमा करो एक जगह में, और उनका वेट जो है, वेट को आप सेग्रीगेट करो। आप अगर एक बीन के अंदर वेट को डालोगे ना, देखोगे कि 40 kg का बंदा, 50 kg का बंदा, ठीक है, 60 kg का बंदा, 70 kg का बंदा, ऐसे करोगे ना, आप देखोगे कि मिडिल एरिया में सबसे ज्यादा लोग कंसंट्रेट हो जाएंगे। और माने एवरेज एवरेज संख्या ज्यादा है, कम हाइट वाले लोग कम होंगे, है ना सर, कम वेट वाले लोग कम होंगे और ज्यादा वेट वाले लोग भी कम होंगे। ये मीडियम वेट वाले लोग ज्यादा होंगे, हाँ या ना? नॉट जस्ट दैट, इवन उतना भी नहीं, जूता का साइज, बहुत कम लोग होंगे जिसका जूता का साइज, मतलब एडल्ट लोग जिनका जितना होते हैं सर, 3 नंबर जूता का साइज कम ही पहनते होंगे एडल्ट का। ज्यादातर आप देखना 5 नंबर साइज से ज्यादातर लोग जूता पहनते हैं, 5 से 7 या 8 नंबर, ये ज्यादा लोग पहनते हैं। ये 11 नंबर जूता लगता है कितना लोगों का, या 3 नंबर या 4 नंबर का जूता लगता है कितना लोगों का? संख्या कम ही होगा। ये सर नो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? किसी भी दुकान में एवरेज साइज का चीज ज्यादा अवेलेबल होते हैं। यस और नो सर, बोलो, टेल मी, ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे है ना, एग्जैक्टली सर। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत सारी चीजों में ऑब्जर्वेशन होने को दिखेगा, ठीक है, जैसे फ्रूट्स का वेट में, वेजिटेबल्स के वेट में, इवन किसी भी रूट का कम्युनिकेशन का जो टाइम है ना, कि एवरेज कितना टाइम लगता है, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, बट एवरेज टाइम क्या है? बैटरी का लाइफ टाइम ऑफ द बैटरी, एवरेज लाइफ टाइम क्या है? तो ये सभी चीजों में ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस मैथमेटिशियंस ने देखा है, स्टैटिस्टिशियन लोगों ने देखा है। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर ये स्टॉक मार्केट क्लास है कि स्टैटिस्टिक्स क्लास है? सर देखो, ये मैं आपको क्या बोला, ये स्टैट का एप्लीकेशन एरिया है। द डेली रिटर्न ऑफ ए स्टॉक और एन इंडेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। डेली मार्केट कितना रिटर्न देगा, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है सर। कोई नहीं बता सकता कि आज मार्केट इतना ही रिटर्न देगा। इसका मतलब ये है सर, इफ यू वर टू आस्क मी व्हाट विल बी द रिटर्न ऑन टीसीएस टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि कल टीसीएस कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। दिस इज मोर लाइक अ रैंडम वॉक। ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, रैंडम वॉक, दैट दी बॉल, जैसे कि बॉल रैंडमली आके मिडिल में कंसंट्रेट हो रहा था। If I collect the daily return of the stock for a certain period and see the distribution of this return, I get to see a normal distributions, जिसको बेल कार्व के थ्रू से डिनोट किया जाता है कि एक स्टॉक किस हिसाब से रिटर्न जनरेट करता है। अगर सेम चीज आप लोग स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व करना चाहते हो, अगर सेम चीज आप लोग स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप निफ्टी चेक करो, आप बैंक निफ्टी चेक करो, आप टीसीएस को चेक करो, लार्ज कैप कंपनी है, सिप्ला देखो, काइटेक्स गारमेंट्स देखो स्मॉल कैप में, एस्ट्रल पॉली देखो स्मॉल कैप में। आप अपने मर्जी से कोई और भी उठा सकते हो, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ये जस्ट एग्जांपल है। आप अपने मर्जी से कोई भी कंपनी उठा लो, ठीक है, लार्ज कैप, इंडेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, आप देखोगे कि इसका जो रिटर्न जनरेट करने का तरीका है, जैसे अगर निफ्टी को भी देखोगे ना, तो ये भी ना कुछ बेल कार्व बना देता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर ये बेल कर्व कैसे बन गया? अब मैं आपको वही चीज समझाता हूँ कि ये कैसे बन जाते हैं। लुक एट सर, डेली रिटर्न ऑफ द स्टॉक्स एंड इंडिसेस क्लियरली फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की तरह होता है, ठीक जैसे जूता का साइज,
मैक्स ज्यादा हाइट वाले लोग भी ज्यादा नहीं होते, कम हाइट वाले लोग भी ज्यादा नहीं होते, एवरेज लोग ज्यादा होते हैं। ठीक जिस तरह से वेट के केस में आपने देखा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि एवरेज रिटर्न एक होता है। तो बाई बट आई गेस बाई नाउ यू वुड बी क्यूरियस टू नो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट एंड हाउ इज कनेक्टेड टू वोलेटिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और वोलेटिलिटी के साथ इसका कनेक्शन क्या है? थोड़ा सा समय दो सर, थोड़ा सा समय दो और लो भी, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि वोलेटिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये बीच में ही क्यों सारा कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है। कुछ बातें तो नेचुरल है सर, ठीक है, बट इसको अगर स्टॉक मार्केट में कनेक्ट करना है तो एग्जाम्पल के थ्रू से बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो ग्राफिकल डेटा दिया गया है ना सर, अगर आप इसको देखोगे, ये डेट एक्चुअल डेटा से लिया गया सर। जैसे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का यहाँ से 0 से लेके 100 तक का डेली का जो इंडेक्स रिटर्न है उसको लिया गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, और इसमें निफ्टी ने जिस तरह का रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है, मिडिल में आके इसका डेली रिटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा रहा है, बाकी केस में थोड़ा ज्यादा नेगेटिव रहा, ठीक है। और हाई रिटर्न भी थोड़ा कम दिया है पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एवरेज रिटर्न इधर ही मिला है, मैंने मिडिल में कंसंट्रेशन ज्यादा, सेम टू सेम बाकी हर चीज में आपको देखने को मिल रहा है। आप खुद से भी ऐसा चेक कर सकते हो ना, आप खुद भी इस तरह का डेटा को लेके चेक कर सकते हो ना। पॉइंट इज दैट से चेक करके मिलेगा क्या, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। चेक करके मिलेगा क्या और क्यों चेक करें, ठीक है सर, क्यों चेक करें, इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो डिस्कशंस रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का, पर्सन एक्सप्लोरिंग द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, so here is what I will do. I will explain the concept of normal distributions, relate this concept to the Galton-Bode experiment and the extrapolate it to the stock market. I hope this will help you to grasp the gist better. मैंने ये सारा चीज अभी धीरे धीरे कहाँ जाएगा, स्टॉक मार्केट फील्ड में जाएगा। जो भी अभी तक आप सुन रहे हो ये सारा खेल है स्टॉक मार्केट में जाके रुकेगा। तो बिसाइड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर अदर डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो, और भी चीजें होते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस का, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, बाइनोमियल भी होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, पॉइसो होते हैं, चाई स्क्वायर होते हैं, है ना, ये सब होते हैं सर, स्टैटिस्टिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है। However, normal distribution pattern is probably the most well understood and research distribution. एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग उसी में बात करेंगे। अब कोई बोलेगा सर बाइनोमियल क्यों नहीं करना है, कोई बोल सकते हो, ठीक है बोल सकते हो, बट हम लोग अभी ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंडिंग पर्पस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे ही फोकस करते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ना कैरेक्टर होता है दैट हेल्प्स अस डेवलप इनसाइट इनटू अ डेटा सेट। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय टू नंबर्स, द डिस्ट्रीब्यूशंस एवरेज माने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में मेनली दो चीज होते हैं। अब मैं स्टैटिस्टिक्स तो नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस का एवरेज होते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं। मीन क्या है सर? सर मीन इज द सेंट्रल वैल्यू। मीन क्या है? मीन इज द सेंट्रल वैल्यू वेयर मैक्सिमम वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड, है ना। मीन क्या है? सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू कंसंट्रेट करता है। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे गैल्टन-बोर्ड एक्सपेरिमेंट में द मीन इज दैट बीन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल। गैल्टन-बोर्ड एक्सपेरिमेंट में जिस बीन में सबसे ज्यादा बॉल कंसंट्रेट हुआ है उसको हम लोग मीन बोलेंगे, दैट इज द एवरेज। सो कॉन्सेप्ट क्या है सर? इफ आई हैव टू, जैसे अगर आप नंबर ऑफ बॉल का देखोगे, यहाँ पर कितना सारा बीन है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीन है सर। इफ आई हैव टू नंबर द बीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू 9 तक है, राइट तक, मतलब यहाँ तक अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिफ्थ बीन, ये जो 5 नंबर वाला है रेड एरो में जो दिया हुआ है, इज द एवरेज बीन। कीपिंग द एवरेज बीन एज अ रेफरेंस, इसको आप रेफरेंस में देखना, ठीक है, कि 5 नंबर जो है वो एवरेज है हमारा। द डेटा इज स्प्रेड आउट ऑन आइदर साइड ऑफ द एवरेज, ठीक है। द वे द डेटा इज स्प्रेड आउट, इसको कहते हैं डिस्पर्सन। जिस तरह से ये डेटा स्प्रेड हुआ है ना, इसको कहते हैं डिस्पर्सन। इज क्वांटिफाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशंस, यानी ये अगर एवरेज है आपका तो डेविएशन कितना कर रहा है। रिकलेक्ट दिस आल्सो हैपेंस टू बी द वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट कॉन्टेक्स्ट। ये मेन एरिया से जब हम लोग पॉजिटिव एरिया में जा रहे हैं तो कितना डिस्पर्सन हो रहा है, माने कितना डेविएट हो रहा है, और जब नेगेटिव एरिया में आ रहे हैं तो कितना डेविएट हो रहा है।
अब आपको स्टॉक मार्केट का एग्जांपल चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है सर, ये सब समझ रहे हैं सर, अब स्टॉक मार्केट में बताओ। वेट, so something you need to know, when someone says standard deviation, by default they are referring to the first SD. Actually SD का भी ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट SD होते हैं, सेकंड SD होते हैं, थर्ड SD होते हैं। तो सर आपको भी लग रहा होगा सर ये फर्स्ट SD, सेकंड SD, थर्ड SD क्या है। फिर ये भी ना आप लोगों को मिल जाएगा जब भी आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करोगे ना, तो आपको ना ये इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आप लोग ना फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस में फोकस करो, मैं धीरे धीरे आपको सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज थर्ड ऑर्डर स्टैंडर्ड डेविएशन समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, assume in case of a Galton board experiment, the SD is 1 and average is 5. स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 है मान के चलते हैं अभी, और एवरेज 5 है। चलो बढ़िया है। अब करना क्या है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 है और अगर हमें फिफ्थ बीन जो है वो एवरेज है ना, तो एनकॉम्पस बीन्स बिटवीन फोर्थ बीन एंड सिक्स्थ बीन, माने 5 नंबर बीन कौन सा है, 5 के एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 6 है। तो अगर मैं 5 से डेविएशंस को माइनस, फर्स्ट SD को माइनस करूंगा, तो 5 माइनस 1 करके क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 5 से अगर मैं 1 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। दिस इज 1 बीन टू लेफ्ट एंड 1 बीन टू राइट टू द एवरेज बीन। सिमिलरली अगर 2 SD लेना है, माने सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो अगर 2 SD लेना है और मेरा एवरेज अगर 5 है, तो मैं 5 से 2 को माइनस करूंगा, ठीक है, 2 into 1 करके, ठीक है। तो 5 से 2 चला जाएगा तो थर्ड बीन मेरा आ जाएगा, और 5 से अगर 2 ऐड होगा तो मेरा 7 आएगा। तो एक तरफ मेरा थर्ड बीन होगा, दूसरी तरफ मेरा सेवेंथ बीन होगा। सिमिलरली अगर 3 SD यूज करना है, तो 5 से एक बार 3 को माइनस करना है और एक बार 5 से 3 को ऐड करना है। तो एक तरफ मेरा नेगेटिव साइड में जो सेकंड बीन को ले सकते हैं, और पॉजिटिव साइड में मैं 8th बीन को लूंगा। समझ में आ रहा है सर कि कितना मेरा मार्केट डेविएट कर सकता है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है सर, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, ठीक है। नाउ कीपिंग द अबव इन पर्सपेक्टिव, हियर इज द जनरल थ्योरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। विद इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस वन कैन ऑब्जर्व 68% ऑफ द डेटा, यहाँ पर डेटा कम है। सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशंस में ऑब्जर्वेशंस डेटा 95% यूज किया जाता है, और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस में 99.7% डेटा यूज किया जाता है। क्योंकि आप ज्यादा डेटा ले रहे हो ना, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जब आप सिर्फ 1 SD यूज कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द डेटा। जब आप सिर्फ, ये एवरेज लाइन है आपका, और जब आप 1 SD यूज कर रहे हो, तो आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन एरिया इतना सा ही है ना टोटल मार्केट का। हेलो सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करो, मतलब आप टोटल मार्केट का ऑलमोस्ट 95% एरिया यूज कर ले। और जब आप थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हो, आप ऑलमोस्ट 100%, बट 100% नहीं बोल सकते, हम लोग इसको 99.7% बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस में डेटा एरिया कम है, सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशंस में डेटा एरिया ज्यादा है, एंड थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस में डेटा एरिया और ज्यादा है। सर ये ज्यादा डेटा कम डेटा से क्या फर्क पड़ेगा, चलो ये भी समझेंगे, ये भी समझ जाएंगे। कीपिंग द अबव इन पर्सपेक्टिव, अब दिमाग में रखना सर कि फर्स्ट SD में डेटा अमाउंट कम होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशंस में डेटा अमाउंट थोड़ा ज्यादा, थोड़ा माने ऑलमोस्ट 95%, एंड थर्ड में 99.7%। ओके सर, नाउ कुछ सवाल जवाब चलेंगे, इसको दिमाग में रखें। गैल्टन बोर्ड को भी समझे आप, धीरे धीरे मैं स्टॉक मार्केट में पहुंचू। अब मानो आप एक बॉल गैल्टन बोर्ड में डाल दी, कैन यू गेस व्हिच पिन द बॉल विल फॉल इन, क्या आप गेस कर सकते हो? आप जब गैल्टन बोर्ड में बॉल डालोगे, क्या आप गेस कर सकते हो कि कहाँ बॉल जाके गिरेगा? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट, एज ईच बॉल टेक्स रैंडम वॉक, नेचुरली जाते हैं। However, I can predict the range of beans in which it may fall. Range समझ सकते हैं कि जब एक बॉल मैं डालता हूँ ऊपर से, तो मोटा मोटी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसका आइडिया हो जाता है, माने एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सलमान खान का एक शो होता था टीवी में, अभी आजकल होता है कि नहीं पता नहीं सर, तब मैं स्कूल में पढ़ता था। किसी को पता है, स्कूल या कॉलेज का फर्स्ट ईयर वगैरह होगा, 10 का दम बोल के होता था, किसी ने देखा कभी? वहां पर भी ना वो इसी तरह का प्रेडिक्शन का खेल खेला जाता है कि देश में
औसत लोगों का वजन क्या है, देश में लोगों का औसत एवरेज ये कितना है, इस तरह के ऊपर होता था। तो आपको एक परसेंटेज चूज करना पड़ता था कि 40 से 50% होगा कि 50 से 60% होगा, इस तरह का। ठीक है, जो डेटा ऑलरेडी पहले से कलेक्ट किया होता था और उसके ऊपर बेस करके ये गेम होता था 10 का दाम। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है। गैल्टन बोर्ड जो कॉन्सेप्ट जो है ना उसी तरह का है। अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ सर, कॉन्सेप्ट ये है कि एक बॉल जब हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता लग रहा है कि बॉल कहाँ जाके गिरेगा, बट हम रेंज पता कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यू प्रेडिक्ट द रेंज, मोस्ट प्रोबेबली द बॉल विल फॉल बिटवीन 4th and 6th। ठीक है, वेल हाउ श्योर यू आर अबाउट दिस कि बॉल 4th and 6th पिन के बीच में रहेगा? आई एम 68% कॉन्फिडेंट दैट इट वुड फॉल एनीवेयर बिटवीन 4th and 6th। यानी आप कितना कॉन्फिडेंट हो? 68% कॉन्फिडेंट कि बॉल 4th या 6th के बीच में आगे पड़ेगा, माने 5 नंबर पिन में जमा होगा या 4th and 6th के बीच में जमा होगा। ओके, तो वेल 68% इज अ बिट लो ऑन एक्यूरेसी, है ना? 68% इज लिटिल बिट एक्यूरेसी लेवल लो हो गया। तो कैन यू एस्टिमेट द रेंज विद इन अ ग्रेटर एक्यूरेसी? क्या और ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हो? चलो श्योर, आई कैन, द बॉल इज लाइकली टू फॉल बिटवीन 3rd से 7th, इसका चांसेस क्या हो जाएगा सर? 4 से 6 के बीच में जो चांसेस रहेगा, 3 से 7 के बीच में चांसेस बढ़ेगा कि घटेगा? हेलो, बढ़ गए। ऑब्वियसली 95%। और 2nd से 8th के बीच में बॉल का चांसेस और बढ़ेगा, है ना सर? ये चांसेस और बढ़ जाएगा। चलो, ये भी आप लोगों को समझ में आया। तो इससे क्या समझ में आता है सर? नाइस, डज दैट मीन देयर इज नो चांस फॉर द बॉल टू फॉल इन 1st और 10th पिन? माने ऐसे तो बात नहीं है ना। Well, there is certainly a chance for the ball to fall in one of the bins outside the 3rd SD, but the chance is very low, है ना? यानी 1st bin में या 10th bin में पड़ेगा बॉल, इसका चांसेस है बट बहुत ही लो है। हाउ लो? द चांसेस एज लो एज ब्लैक स्वान, जैसे ब्लैक स्वान देखने को नहीं मिलता ना, ठीक है, कुछ वैसा ही है। प्रोबेबिलिटी वाइज द चांसेस लेस देन 0.5%। टेल मी, अब ब्लैक स्वान क्या है? ब्लैक स्वान इवेंट्स एज दे आर कॉल्ड आर इवेंट लाइक द बॉल फॉलिंग 1st और 10th पे, माने जिसका चांसेस बहुत लो है, दैट हैव अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। बट वन शुड बी अवेयर दैट ब्लैक स्वान इवेंट्स हैव अ नॉन-जीरो प्रोबेबिलिटी एंड इट कैन सर्टेनली ऑकर, हो भी सकता है। सो व्हेन एंड हाउ इज हार्ड टू प्रेडिक्ट। इन द पिक्चर बिलो यू कैन सी द ऑकरेंस ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट। चलो देखते हैं कुछ इस तरह का। ये जो दोनों सिचुएशंस है, ये जो 1th और 10th सिचुएशंस है कि आपका बॉल आके गिरेगा, इसका चांसेस लो है बट वेरी लो, माने बेसिकली लो है बट पड़ सकता है कि आपका बॉल आके यहाँ पर गिर सकता है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट इन द अबव पिक्चर there are so many balls that are dropped but only a handful of them, मतलब थोड़ा कुछ ही बॉल लास्ट पिन में आके गिरा। नाउ आप लोग अभी पेशेंसलेस हो जा रहे होंगे सर, इसमें रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है? चलो, होपफुली दी डिस्कशंस कवर। तो क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुका है, क्विक नहीं, थोड़ा लेंथी हुआ है। द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट द डेली रिटर्न ऑफ द स्टॉक also form a bell curve or a normal distribution, and this implies that if we know the mean and standard deviations, अगर हमें एवरेज पता है और SD पता है स्टॉक रिटर्न का, then we can develop a greater insight into a behavior of the stock return और इस डिस्पर्सन, माने रिटर्न कितना जनरेट कर सकता है और कितना डेविएट हो सकता है। चलो, अगर इसको मैं निफ्टी में एनालिसिस डालूं तो कुछ देखने में क्या होगा और इसका क्या कॉन्सेप्ट निकलते हैं। To begin with, here is the distribution of Nifty's daily return. ये यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन डेली रिटर्न के बेसिस में यहाँ पर लिया गया है। अब ये सब डेटा कलेक्ट कर सकते हो NSE के साइड में, मैं दिखा दूंगा कैसे, या फिर आप खुद भी डेली मार्केट को ऑब्जर्व करके अपना हिसाब कर सकते हो। Now point is that, say for example, ये जो निफ्टी का डेली पैटर्न या डेली रिटर्न डेवलप हुआ है और एक बेसिकली बेल कर्व बना है, इसमें अगर आप क्लियरली देखो, ठीक है, ये होता ही है सर, होता ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट होगा ही होगा। As we can see, the daily return are clearly distributed normally. Daily return normally distribute होते हैं, जैसे कि हम लोग एवरेज कैलकुलेट किए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस, है ना। In case you are wondering how to calculate, please do refer the previous chapter, हम लोग पढ़ चुके हैं। Remember, to calculate these values, we need to calculate log daily returns, log कैलकुलेट करना पड़ता है।
अब लॉग का मैं अभी सिखाऊंगा नहीं, बस एप्लीकेशन दिखा दूंगा। डेली एवरेज और मीन, से फॉर एग्जांपल 0.04 कैसे आता है आप लोगों को पता है। डेली स्टैंडर्ड डेविएशंस, उसको हम लोग वोलेटिलिटी भी बोल सकते हैं, मानो 1.046। करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द निफ्टी ऑन दैट टाइम चल रहा था 8337। आप आज का हिसाब भी ले सकते हो 18,700, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। आप आज का हिसाब आज के हिसाब से ही करोगे, लेकिन अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप बाद में जब इसको एनालिसिस करके मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे तब आप अपना हिसाब लगा लेना करेंट रेट। अब यहाँ पर क्या है, एन एवरेज ऑफ 0.04। 0.04 क्या था, डेली रिटर्न सर, है ना। 0.04 क्या था, डेली रिटर्न, है ना, सॉरी डेली एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1.046, और करंट मार्केट क्या है 8337 एज पर आवर एग्जांपल। नाउ लुक एट, अब धीरे धीरे देखो कहां जाते हैं। एवरेज 0.04 indicates that the daily return of Nifty are centered at 0.04%. Now keeping this information in perspective, let us calculate the following things. अच्छा, ये 0.04 कहां से लिया गया, ये जो डेटा है ना यहीं से लिया गया। 0.06 0.037 मोटा मोटी ये इसके बीच में है ना 0.04 डेली एवरेज। अच्छा, ये जस्ट एक रैंडम डेटा यहाँ से लिया गया, ठीक है सर, ये रैंडम डेटा यहाँ से लिया गया, ये तो परसेंटेज चेंजेस है, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है सर। अब 0.04 indicates that daily return of Nifty are considered at 0.04. Now keeping this information in perspective, let us calculate the following things. अब कुछ चीजें कैलकुलेट करने से आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि range within which Nifty is likely to trade in next 1 year, the range within the Nifty is likely to trade over the next 30 days. अगर आपको पता होता है कि एवरेज 0.04 है, यहाँ से आप क्या प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अगला 1 साल में निफ्टी कहां से कहां तक जा सकता है, अगला 30 दिनों में निफ्टी कहां जा सकता है। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इतना देर से जो मेहनत चल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। फॉर बोथ एंड अबव कैलकुलेशंस एज वी यूज 1 and 2 SD, ठीक है, हम लोग यहाँ पर 1 SD यूज करेंगे और 2 SD यूज करेंगे। 3 SD भी यूज कर सकते हो आप, बट हम लोग यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। तो 1 SD में आपका कंसेंट्रेशन लेवल क्या है, 68%, चांसेस है 68%, और 2 SD में आपका चांसेस है 95%। तो सोल्यूशन 1, निफ्टीज रेंज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 1 साल में निफ्टी करेंटली क्या है, एज पर आवर एग्जांपल 8337, ठीक है, एज पर द एग्जांपल। एवरेज है 0.04, एसडी है 1.046। अब इसको एनुअलाइज करो, 0.04 को अगर आप 252 डेज, माने मार्केट 252 डेज लाइव रहता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 9.66 एनुअल। एसडी क्या हो जाएगा 1.046 को स्क्वायर रूट कर दो 252 के हिसाब से। 1.046 जो स्क्वायर रूट आपका आया था, एसडी आया था, इसको स्क्वायर रूट कर दो आप, ठीक है। 1.046 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विथ 252 डेज के साथ, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 16.61। ये 252 कहां से आया, 365 दिन मार्केट थोड़ी ओपन रहता है सर, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कुछ चुनिंदा ऑफ डे भी होता है मार्केट का, है ना। तो कुल मिला के मार्केट लाइव रहते हैं 252, इसीलिए 252 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो मार्केट 16.61% वोलेटिलिटी एसडी हो सकता है। सो विद 68% कॉन्फिडेंस आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ निफ्टी इज लाइकली टू बी रेंज इन द रेंज ऑफ, चलो क्या रेंज के अंदर निफ्टी घुमा फिरा कर सकता है, these percentage are log percentages, ये जो percentages है ये log 9.66 प्लस, ये क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज प्लस 1 SD अपर रेंज में एंड एवरेज 1 SD माइनस लोअर रेंज में। तो अगर आप ये करोगे ना, 9.66 जो आपका आया था और 16.61 को प्लस करो, तो मार्केट 26.66 जा सकता है या फिर 6.95% में डाउन जा सकता है। इसका माने percentage and log percentage, as we have calculated these on the daily return, so we need to convert this back to regular percentage. We can do that directly and get the range value with respect to Nifty's current market capital. मतलब हम लोग इस तरह से कर लेंगे, अपर रेंज 8337 मार्केट है ना, तो अगला 1 साल में अगर 26.66% में मार्केट आगे जाएगा तो निफ्टी 10,841 में जा सकता है और लोअर रेंज 7,777 में जा सकता है। ये स्टैटिस्टिक्स है।
तो यही सजेस्ट कर रहा है कि 68% में कॉन्फिडेंट हूँ। यानी ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी डेवलप किया, ये कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको बस ये बता रहा है कि यू आर 68% कॉन्फिडेंट दैट मार्केट फ्रॉम 8337, ठीक है, विद द गिवन डेटा जो आपने कैलकुलेट किया कि मार्केट 10,000 में जाएगा इसका चांसेस, और मार्केट 7,777 में जाएगा इसका चांसेस है कितना। यानी ये रेंज बाउंड है, ये रेंज बाउंड है कि निफ्टी अगले 1 साल में यहाँ से इसके बीच में जा सकता है। अगर पॉजिटिव सारे मैटर हो तो मार्केट बुल होगा, अगर नेगेटिव मैटर आ जाए तो नेगेटिव होगा। लेकिन आप कितना कॉन्फिडेंट हो? आप 68% कॉन्फिडेंट। सिमिलर पैरामीटर में आप 95% को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप 95% कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि 2SD यूज करके कि मार्केट कितना मूव कर सकता है और कितना डाउन जा सकता है। सिमिलरली आप इसको 30 डेज के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हेलो सर, बहुत टफ नहीं है। अगर आप लोगों का कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली था तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ कि समझ में तो बिल्कुल आया होगा, कि सवाई बुझते पेरेছে না পারেননি। पूछा तो कैसे ना कि क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में इतना बात हुआ और क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग इस सिनारियो में पहुंचे। तो मैं आज और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा आज आपको बस एक ही मकसद था ये बताने का कि आप लोग आज खड़े होके अगला 1 साल में मार्केट किधर जा सकता है इसका प्रिडिक्शन लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ मैथमेटिकली, ऐसा मार्केट में बहुत बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो कंपनी हो, मतलब स्टॉक, कोई इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक हो, हर चीज में होता है। ये जस्ट डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाते हो। नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो डेटा है ना, बाकी जो सोल्यूशंस है 30 डेज का और बाकी और भी जो डेटा है, आप इसको घर पे एक बार गो थ्रू जरूर करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप ये सब डेटा मार्केट से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग घर पे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, NSE के साइट में सारा डेटा मिल जाता है सर, ठीक है। आप ये सब डेटा या तो NSE के साइट से लो या तो खुद कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेट करके आप मार्केट का प्रेडिक्शन करो कि निफ्टी अपर बाउंड कितना होगा, या स्टॉक अपर बाउंड कितना जाएगा, या लोअर बाउंड कितना जाएगा। 1 साल के लिए भी निकाल सकते हो, 1 महीने के लिए भी निकाल सकते हो, एंड दैट इज पॉसिबल। ये फंडामेंटल एंड टेक्निकल से थोड़ा हटके है सर। ये जो मैं आपको अभी समझाया ये फंडामेंटल और टेक्निकल से थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हटके है, बिकॉज ये पूरा मैथ्स में बात कर रहे हैं, पूरा स्टैटिस्टिकल एरिया में बात कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट आप लोगों का ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको और कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करोगे ना, आप, मैं जेन्युइनली बता सकता हूँ कि आप मार्केट का प्रेडिक्शन, मैंने मैं बोला ना 68% कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो, 95% एज वेल एज 99% प्रेडिक्शन भी कर सकते हो कि चांसेस कितना है, ठीक है सर। आज अब नहीं बताऊंगा, बाकी कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखूंगा सर। স্যার অপশন সেলিং এ তাহলে তো কাজে লাগবে রেঞ্জ হ্যাঁ, বাউন্ডারি সবেতেই কাজে লাগবে। কোন জিনিসে কাজে লাগবে না? কমপ্লিট স্টক মার্কেটে তুই যদি বাউন্ডটা বুঝতে পেরে যাস, কতটা আপ যেতে পারে কতটা ডাউন যেতে পারে, আপকামিং 1 মান্থে কি হতে পারে, আপকামিং 1 ইয়ারে কি হতে পারে, সব জিনিসেই তো কাজে লাগবে। অপশনসের জন্যই তো শেখানো হচ্ছে, এটা তো অপশনসেরই পার্ট, কি তাই না? একটু ভালো করে এটা কভার কর, আর আমি নেক্সট দিন কালকে এটা অপশনে ধরুন নীতি যেই ধরি তাহলে তো এক একটা উইক হিসাবে তো বের করা যাবে তো। হ্যাঁ, সবকিছুর বের করতে হবে, সবকিছুর বের করতে হবে। দাদা স্টপ লসের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগবে তো তাহলে? বিভৎস বিভৎস কাজে লাগে। ওই জন্যই তো এটা, এগুলো এত হার্ডকোর কনসেপ্ট মার্কেটকে বোঝার। মার্কেট কতটা, মানে মার্কেটকে চোখে বোঝা যায়, পুরোপুরি বোঝা যায়। যে বুঝতে চাইবে সে পুরো বুঝতে পারে। আর এরকম একবার নয় কি আমি পড়াচ্ছি বলে হচ্ছে, তোরা যদি অবজার্ভ করিস বারবার দেখতে পাবে, বারবার দেখতে পাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে এতটাই রাখি, আমার আবার নেক্সট ক্লাস আছে, কালকে কথা বলি। হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো নোটস, ঠিক আছে। ওকে, রাখছি স্যার ক্লাস
দিয়ে দেবেন হ্যাঁ গীতিকা বলো কি বলছো? ব্যাকআপ ব্যাকআপটা একটু দিয়ে দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাকআপ কি তোমার কাছে নেই? না, লাস্ট 3-4টে ক্লাসের তো নেই। লাস্ট 3-4টে ওই লিঙ্ক যে প্লেলিস্ট আছে ওটাকে একবার রিফ্রেশ করো না, পেয়ে যাবে। পাচ্ছ না? না, রিফ্রেশ করে আসেনি কাল। আসেনি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আজকে একবার দেখবো। ঠিক আছে, নাহলে আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাই স্যার। ওকে বাই। ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার, রাখছি টাটা স্যার। টাটা, হ্যাঁ বাই দাদা। বাই বাই।